2 जुलाई 1995 की रात को लगभग 11:30 बजे जनपथ रोड पे अशोक यात्री निवास होटल के बगिया रेस्टोरेंट से कुछ आग की लपटें जलती दिखाई दी, जिसे देखकर पास में ही एक औरत जो वहाँ पे सब्जी बेचा करती थी वो चिल्लाई आग आग, और उसे सुन के सब लोगों में हड़कंप मच गया। ये सब देख के पास में ही एक पुलिस वाला जिसका नाम अब्दुल नज़ीर कुंजू और एक होमगार्ड चंद्रपाल दोनों वहाँ पर आ गए। अब्दुल नज़ीर कुंजू ने चंद्रपाल को बाहर ही ठहरने को बोला और खुद अंदर चला गया, पर जैसे ही वो रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचा तो उसे रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव गेट पर ही मिल गया। तो उसने जब केशव से पूछा कि अंदर क्या जल रहा है, तो केशव ने नज़ीर को जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस कुछ पुराना सामान हम तंदूर में जला रहे हैं। पर इसकी जवाब से पूरी तरह से नज़ीर संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो बाहर आके चुपके से पीछे वाली दीवार फांद के होटल के अंदर चला गया। पर जैसा ही वो अंदर पहुंचा उसके सामने फिर से केशव खड़ा था और केशव ने उसे फिर से कहा कि कुछ नहीं, हम कुछ पुराने पोस्टर्स जला रहे हैं और कुछ नहीं है। पर उसके चेहरे पे घबराहट देख के अब्दुल नज़ीर कुंजू ज़बरदस्ती अंदर चला गया और वो तंदूर के पास पहुंचा, और जैसा ही उसने तंदूर के बीच में नज़र मारी तो उसकी होश ही उड़ गई। तंदूर के बीच में एक औरत की लाश जल रही थी। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के गोल मार्केट में रहने वाले एक यूथ कांग्रेस के लीडर के घर से, जिनका नाम है सुशील शर्मा, जो एक सरकारी फ्लैट में अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड या फिर एलिड पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम था नैना साहनी, जो कि पेशे से एक पायलट थी और कांग्रेस की भी मेंबर थी। उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। कहते हैं कि उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी और नैना साहनी इसी शादी को पब्लिसाइज करना चाहती थी और सुशील शर्मा उनको इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। इस वजह से उन दोनों में हमेशा अनबन रहती थी। पर इस अनबन ने 2 जुलाई 1995 को कुछ ऐसा रुख लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2 जुलाई 1995 को जब सुशील अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि नैना के एक हाथ में ड्रिंक है और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। सुशील को देखते ही नैना ने फ़ोन रख दिया और वो कमरे से चली गई। सुशील को वैसे भी कुछ दिनों से शक था कि नैना अपने एक्स बॉयफ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड मतलूम करीम से बात करती है। कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगे कि नैना मतलूम के साथ ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहती है। ये कंफर्म करने के लिए कि दूसरी तरफ फ़ोन पे कौन था, सुशील ने लास्ट डायल नंबर पे फिर से कॉल की और आगे से आने वाली आवाज़ को सुन के सुशील के होश उड़ गए। वो शख्स जिससे नैना बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मतलूम करीम ही था। सुशील ने दूसरे कमरे में जाकर नैना से जब पूछा कि आप किससे बात कर रही थी, तो नैना ने कुछ भी नहीं बताया और उल्टा बात टालने की कोशिश की, जिस वजह से उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई और फिर से वैसा ही पुराना रुख, उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच में नैना सुसाइड करने की धमकी देने लगी, जिससे तंग आकर सुशील थोड़ी देर के लिए बालकनी में चला गया। पर जैसे ही वो बालकनी में पहुंचा तो उसे पीछे गोली चलने की आवाज़ आई। वो दौड़ के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि नैना ने खुद को तो हिट नहीं किया, बट उसके हाथ में सुशील की लाइसेंसी गन थी और एक हाथ में एक नोट था जो कि उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ था। सुशील ने उसके हाथ से गन छीन ली और वो नोट भी फाड़ दिया। पर ऊपर वाले को तो उस दिन कुछ और ही मंजूर था। मसला ठंडा होने की जगह ज़्यादा ही गर्म हो गया और उन दोनों में फिर से बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई। अचानक बहस में कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सुशील को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने नैना के हाथ से वो गन छीनने के बाद उसी पे ही गोली तान दी और एकाएक 3 गोलियां चला दी। पहली गोली तो नैना को नहीं लगी, जो जाके पीछे की दीवार पे हिट की, पर दूसरी गोली नैना की गर्दन के आर पार हो गई और तीसरी गोली सीधा नैना साहनी के सर पे जा लगी और जिसके लगने के बाद नैना साहनी फर्श पे गिर गई और सुशील की नज़रों के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। अभी तक जो फर्श बिल्कुल साफ सुथरा था वो अब पूरी तरह से खून से भर चुका था। सुशील को जब होश आई तो उसे समझ आया कि उसने गुस्से में कितना बड़ा गुनाह कर दिया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया और लाश को ठिकाने लगाने की तरकीबें सोचने लगा। उसने तो पहले नैना की लाश को एक बड़े से पॉलीथीन में भरा और फिर बेडशीट में लपेटकर फर्श से पहले ब्लड साफ किया। इसके बाद उसने अपनी मारुति 800 को लाके गेट के पास खड़ा किया और चुपके से नैना की लाश को उठा के डिक्की में डाल दिया और वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। कुछ वक्त में वो यमुना के ITO ब्रिज के पास पहुंचा और उसे तरकीब सोची कि वो इसकी लाश को यहाँ से नीचे फेंक दे, पर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए वो अपनी गाड़ी इधर से उधर घुमाने लगा और इंतज़ार करने लगा कि यहाँ पे ट्रैफिक कम हो और वो नैना साहनी की लाश को नदी में फेंक दे। पर उस दिन उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
आज तो ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख के वो थोड़ा-सा और टेंशन में पड़ गया और उसने वहाँ से अपनी गाड़ी घुमा ली और सीधा होटल अशोक यात्री निवास के बाहर पहुँच गया। ये अशोक होटल यात्री निवास ये वही है जिसका ओनर सुशील शर्मा खुद है। फिर यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में खड़े करने के बाद उसने वहाँ के मैनेजर को बाहर बुलाया जिसका नाम केशव कुमार था। सुशील ने केशव कुमार से कहा कि रेस्टोरेंट में बैठे लोगों से कहो कि खाना ख़त्म हो गया और जल्दी से रेस्टोरेंट खाली करवाओ और सारे स्टाफ को भी बाहर खाना खाने के लिए भेज दो। केशव ने पहले तो थोड़ा हैरानी में सुशील को देखा और उसके बाद कहा कि नहीं, अभी तो बहुत खाना बचा हुआ है और अभी तो 10 ही बजे, हमारा रेस्टोरेंट तो 11 बजे तक खुला रहता है। पर अशोक ने आगे से ऑर्डर किया कि नहीं, मुझे रेस्टोरेंट खाली चाहिए। जिसके बाद केशव ने जल्दी से करके रेस्टोरेंट खाली किया और सारे स्टाफ को भी कुछ पैसे देके बाहर खाना खाने भेज दिया। इसके बाद रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 इंसान बच गए, एक सुशील और दूसरा केशव। सुशील ने मैनेजर केशव को फिर सब कुछ सच-सच बताया, जिसे सुन के केशव बहुत ज़्यादा डर गया। पर फिर उसने थोड़ा-सा ध्यान से सुशील की बात सुनी और सुशील ने उसे कहा कि इस लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे। पहले तो केशव ने बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया, पर सुशील के इंसिस्ट करने पर केशव भी मान गया। फिर उन दोनों ने लाश को गाड़ी की डिक्की से उठा के लाया और सारी रेस्टोरेंट की लाइट्स को ऑफ कर दिया। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ तंदूर जल रहा था और बाकी सारी लाइट्स ऑफ थी। दोनों ने लाश को उठा के तंदूर पर रख दिया और किसी तरह से ज़बरदस्ती से लाश को तंदूर के अंदर घुसा दिया और तंदूर में कुछ और लकड़ियाँ डाली जिससे तंदूर जलता रहे। सुशील ने नोटिस किया कि नैना की लाश सही से आग नहीं पकड़ रही, इसलिए सुशील ने कुछ और लकड़ियाँ लाई और उसके ऊपर डाली। फिर उसने केशव से कहा कि कुछ पुराने पोस्टर्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं वो भी लेके आओ, और केशव जाके सारे पुराने पोस्टर्स भी लेके आए। जिसके बाद लाश ने आग पकड़ना शुरू किया। पर सुशील तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो चाहते थे कि ये सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो, इसलिए उन्होंने पास पड़े बटर को भी उस लाश के ऊपर डाल दिया और आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। जिसके बाद लाश बहुत तेज़ी से जलने लगी। लाश को तेज़ी से जलता देख सुशील बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने बाकी सारा बटर भी बीच में डाल दिया। उसने सोचा चलो बला टल जाएगी, और यहीं पर वो गलती कर गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आग की लपटें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो होटल के बाहर से भी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख के वो औरत चिल्लाई थी जो कहानी के हमने आपको शुरू में बता दिया था। अब्दुल नज़ीर कुंजू ने जब देख लिया अंदर क्या हो रहा है तो वो दूर के दरवाजे पे आया और उसने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाई और ज़्यादा पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया। थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई और ये सब देख कर सुशील तो वहाँ से फरार हो गया, पर केशव को पुलिस ने दबोच ली। फिर किसी तरह से आग को बुझाया गया और उस अधजली लाश को तंदूर से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। लाश इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि उसे पहचानना तो बिल्कुल ही मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि ये लाश तो किसी औरत की है, पर ये औरत कौन है ये किसी को पता नहीं था। उधर केशव अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सुशील तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उस रात वो जाके दिल्ली के गुजरात भवन में एक ऑफिसर के साथ रुका। सुबह वहाँ से निकला और गाड़ी पकड़ के जयपुर पहुँचा। जयपुर से उसने फ़्लाइट की मुंबई और मुंबई से वो सीधा मद्रास पहुँच गया। उधर ये खबर न्यूज़ में आग की तरह फैल गई और लोगों में तहलका मच गया, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मरते तो बहुत लोगों ने सुना था कि कोई मरा है कुछ ऐसा, पर मरने के बाद उस लाश को जलाना या ऐसा कुछ, ये लोगों के लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। जब ये न्यूज़ इस तरह से फैली तो मतलूब करीम के पास भी ये खबर पहुंची और उसे कुछ तो शक हुआ और वो सीधा पुलिस के पास पहुंचा कि उस लाश को देखना चाहता। जब वो उस लाश को देखने गया तो वो सिर्फ एक अंगूठी से पहचान गया ये लाश किसी और की नहीं बल्कि नैना साहनी की ही है। मतलूब ने पुलिस को फिर सुशील के बारे में भी बताया। अब पुलिस के पास पहली बार 2 अक्यूज्ड आ गए, एक तो जो जेल में पहले से मौजूद था केशव और दूसरा सुशील। और लाश के बारे में कुछ पता लगा। उधर जनता को जब इसके बारे में ये सब कुछ पता लग गया कि उसके पति ने ही अपनी पत्नी को जलाया है, तो लोगों में इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा जोश आ गया, गुस्सा आ गया और लोग सड़कों पे उतर आए, जिसकी वजह से पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज़ करनी पड़ी। सुशील के बारे में जब पता लगा तो उसके बारे में जानने की कोशिश की तो पुलिस ने देखा कि वो उसी रात से गायब है, तो उसे फिर ढूंढने की कोशिश की। पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते उसके फ्लैट पे पहुंची तो देखा फ्लैट बंद है। पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो फर्श पे कुछ ब्लड दिखा और वहाँ पे कुछ गोलियों के खाली शेल्स मिली। अब यहाँ से इस सारी कहानी ने एक नया रुख ले लिया, जिसकी वजह से दिल्ली के एलजी को भी सामने आना पड़ा और लाश को फिर से दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उधर बीच में पुलिस ने एक बार नैना साहनी के पेरेंट्स को भी बुला के लाश की शिनाख्त करने के बारे में कहा, और उसके माँ बाप ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि लाश इस हालत में थी क्योंकि उसे देख के कोई भी पहचान नहीं सकता था। नैना साहनी की लाश की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंडिया में पहली बार 2 नई टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ जिन्हें कहते थे, एक स्कल इमेज टेक्निक और दूसरी डीएनए टेस्ट। स्कल इमेज टेक्निक उस स्कल से चेहरा बनाने की कोशिश की गई और डीएनए टेस्ट में नैना साहनी के पेरेंट्स से डीएनए सैंपल्स लिए गए और उसे लाश के सैंपल से मैच किया तो पता लगा कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि नैना साहनी की है, और पुलिस को यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये लाश नैना साहनी की है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता लगा कि इस लाश को 2 जगह गोलियां भी लगी है, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि पहले तो इस लाश गोली से मारा गया है और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। ये सब सुन के रेस्टोरेंट मैनेजर केशव बिल्कुल टूट गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। अब दिल्ली पुलिस सुशील की खोज में लग गई। उधर सुशील मद्रास में जाके अपना सारा हुलिया बदल देता है, अपना सर मुंडवा देता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और वहाँ पे वो एक वकील की मदद से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाल देता है। और वो वहाँ पे रीज़न देता है कि मेरे ऊपर झूठा केस लगा के मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैं तो कई दिनों में घर से बाहर हूँ। फिर वो बेंगलोर चला जाता है, पर दिल्ली पुलिस को उसकी खबर लग जाती है और वो बेंगलोर पुलिस के साथ मिलकर सुशील को पकड़ने के लिए वहाँ पे आती है। जब सुशील को ये सब बात पता चलती है तो वो बेंगलोर कोर्ट के सामने खुद ही सरेंडर कर देता है। और 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलोर से दिल्ली लेके आ जाती है और सुशील शर्मा से पूछताछ शुरू हो जाती है। पहले तो सुशील सब कुछ मानने से इनकार कर देता है, पर बाद में वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उस रात की सारी कहानी सच्ची सच्ची पुलिस को बता देता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड 26 दिन में चार्जशीट कोर्ट के सामने फाइल कर दी और मुकदमा शुरू हो गया। लोअर कोर्ट में ये मुकदमा मुसलसल 7 साल चलता रहा, साल 1995 से लेकर 2003, और आखिरकार 7 नवंबर 2003 को कोर्ट ने सुशील को मौत की सज़ा सुनाई और केशव कुमार को सबूत मिटाने और सच छुपाने के जुर्म में 7 साल जेल की सज़ा सुनाई। यहाँ पर सुशील शर्मा ने इस फैसले को हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया। वहाँ भी ये मुकदमा 4 साल चला, पर 19 फरवरी 2007 को हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को मुकर्रर रखा और फांसी की सज़ा जारी रही। सुशील शर्मा यहाँ भी नहीं रुके और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली 8 अक्टूबर 2013 को इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और कहा कि ये कोई प्लान मर्डर नहीं था, ये बस एक फैमिली मैटर था जो कि मर्डर में तब्दील हो गया। पर 21 दिसंबर 2018 को सुशील शर्मा को जेल से अच्छे बिहेवियर के चलते 23 साल बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाता है। सुशील शर्मा ने बाहर आके एक इंटरव्यू में ये कबूल किया कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। अगर उस दिन वो गोली चलाने से पहले 1 सेकंड भी सोच लेता तो शायद उसकी ज़िंदगी के 23 साल बर्बाद ना होते और उसकी वजह से एक बेगुनाह की जान भी ना जाती। तो ये थी तंदूर कांड स्टोरी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। शुक्रिया।